स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बाढ़ की चपेट में है चंबल नदी के किनारे बसे 200 से ज्यादा गांव, वहीं 80 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। 100 से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है और लगातार कहर भरा मंजर यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, सिंध और पार्वती नदी का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके कारण घरों की छत पर है। टापू में हजारों लोग अब भी फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। राहत बचाव कार्य में सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी जुटे हुए हैं। आपको बता दें, लगातार सेना के जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और वहां से निकाल रहे हैं। ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हो गई है, वहीं मवेशी भी बाढ़ में बह गए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ की चपेट में 200 से ज्यादा गांव और हालात यहां पर कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां पर एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को मोर्चा संभालना पड़ा। 2 हेलीकॉप्टर इस क्षेत्र में तैनात हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 100 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। खतरे के निशान से 8 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है। सिंध और पार्वती नदी का भी जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है राहत शिविरों में। अगर पानी 148 के ऊपर मुरैना में जाता है तो 56 गांव प्रभावित होंगे। उनकी सूची कब निकालना है उसकी हमारी तैयारी है। तो रेस्क्यू के लिए जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी हम उपलब्ध कराएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से ही हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि मुरैना बाढ़ की चपेट में है, हालात बद से बदतर हो गए हैं। अभी कितने लोग फंसे हुए हैं, कितनों का रेस्क्यू किया जाना है और क्या इंतजाम किए गए हैं राहत शिविरों में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चंबल इलाके में सबलगढ़ से लेकर और नगरा उचैत घाट तक चंबल घाट के जो 200 गांव हैं वो हर साल प्रभावित होते हैं, लेकिन जो 50 से जो अधिक गांव हैं वो बिल्कुल पानी में तब्दील हो गए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन को जो पहले से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं लेट हुई है। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये लोग सक्रिय होते नजर आए, उसके बाद भी लोग जब टापू में तब्दील हो गए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 2 जो हेलीकॉप्टर हैं वो मुरैना के लिए उपलब्ध कराए, जिसमें सोपोर और भिंड के भी सहयोग दिया जा रहा है। और लगातार देखा जाए तो लोगों को जहां भी फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं। और जो राहत सामग्री है वो भी लोगों के यहाँ पहुंचाई जा रही है। अगर देखा जाए तो लोग अपनी जान बचाकर कहीं ना कहीं छतों पर टापू बना रखे हैं, छतों पर सामान रख रखा है और छतों के बीच में ही है। अगर चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी बिल्कुल पूर्ण रूप से उफान पर और खतरे के निशान से भी 8 से 9 मीटर ऊपर बह रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर पिछली साल जो चंबल नदी में जो बाढ़ आई थी उस स्थिति से भी भयावह स्थिति है। इसकी पहले से ही चूंकि प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार कोटा बैराज से सूचना दी जा रही थी, 19 गेट खोले जा रहे हैं, उसके बाद भी जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब चूंकि सहयोग लिया जा रहा है और भी जो अन्य जो घटक है समाज सेवी संस्थाएं उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है। खाने के जो पैकेट है वो भी व्यवस्थित किए जा रहे हैं। लोगों को निकालकर जो राहत कैंपों में लाया जा रहा है, चाहे वो जिला मुख्यालय की बात की जाए या अन्य जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य के जो अस्पताल बने हुए हैं वहां पर या स्कूल है और भी जो अन्य जो स्वराज भवन है, पंचायत भवन, इस तरीके से जो व्यवस्थाएं की जा रही है वहां पर लोगों को रखा जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार ये स्थिति भयावह होती है, इससे पहले ही प्रशासन को लोगों को सूचना करनी चाहिए और प्रशासन को लगातार इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर पुलिस विभाग की बात की जाए तो लगातार टेट्रा से लेकर और जो अन्य थाना प्रभारी हैं वो भी, चिन्नौनी है, देवगढ़ है, सभी थाना प्रभारी लगातार लगे हुए हैं, लोगों को निकालने में सहयोग कर रहे हैं। चाहे बीमारी की परिस्थिति में लोगों कई जगह से तो ऐसी स्थिति आ रही है कि लोगों को खाट या टाइप 2 के माध्यम से निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। तो पुलिस उस और भी बिल्कुल पूरी तरह से लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सकता है कि अगर समय रहते ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली जाती तो शायद जनता को इतना परेशान नहीं होना पड़ता। अभी भी वहां पर 100 गांव में लोग फंसे हुए हैं, कई गांव टापू में तब्दील हो गए। आप बने रहिए मुरैना से हमारे साथ सत्येंद्र, आगे भी दूसरी खबरों के लिए आपकी तरफ रुख करेंगे। तो इसी बीच आपको मुरैना से एक और बड़ी खबर बता दें कि माऊ
माओखेड़ा से 15 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित निकाला है। 10 लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मुरैना से 80 और भिंड के 10 गांव बाढ़ प्रभावित इस वक्त है और 10 लोगों के लिए खास तौर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। माओखेड़ा से 15 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें, एयरफोर्स की टीम वहां पर पहुंची और फिर हेलीकॉप्टर से इन सभी लोगों को सुरक्षित वापस निकाला। और लगातार हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, माओखेड़ा में भी ग्रामीण फंस गए थे, ये लोग वहां पर कैसे बचे रह गए और फिर किस तरह से ये रेस्क्यू अभियान चलाया गया? बिल्कुल, सराज छुला थाना इलाके का ये जो गांव आता है मऊखेड़ा, और मऊखेड़ा की बात की जाए तो मऊखेड़ा में भी हर साल यही स्थिति बनती है। पिछली साल की भी स्थिति बनी हुई है या इस साल की। इन साल ये जो ग्रामीण है वो वहां पर फंसे रह गए थे, तो कम से कम 30 से 40 लोग जो थे उसमें से 20 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया। 10 जो लोग फंसे हुए थे उनको भी रेस्क्यू करके निकाला गया। कुछ लोग चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका जो सामान या अन्य जो घर गृहस्थी का जो सामान रह जाता है उसको छतों पर रखकर, या उनके कहीं ना कहीं देखा जाए तो मकान टापू पर बने हुए, तो वो लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो उनको राशन और जो खाने के पैकेट्स हैं, जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और जो लोग, अगर मऊखेड़ा की बात की जाए, मऊखेड़ा के अलावा भी अन्य जो गांव के लोग हैं वो भी अगर आने के लिए तैयार रहते हैं, तो उन लोग इस तरीके के लोगों को भी सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो लगातार कार्यरत है और बिल्कुल देर रात तक ये रेस्क्यू चलाता है। और 10 जो लोग फंसे हुए थे उनको भी निकाला गया। पहली शिफ्ट में 20 लोगों को लाया गया था, उनको यहाँ टाउन हॉल मुरैना में रखा गया है और जो राहत कैंप बनाया गया वहां पर उनको रखा गया। वहां पर उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं और समाज सेवी जो संस्थाएं और जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रहे हैं और खाने की चाहे व्यवस्था हो या अन्य जो खाद्य सामग्री की व्यवस्था हो वो भी लगातार लगे हुए हैं। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के जो 2 विधायक है अंबा और जौरा, वो भी लगातार समझा जा सकता है सत्येंद्र की ना सिर्फ प्रशासन बल्कि सरकार, संगठन, सभी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए। आप भी नजर बना के रखिएगा और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द लोगों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर वापस आ सके। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मुरैना में हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से बारिश का दौर तो थम गया है लेकिन उसके बाद भी यहां पर हालात बेहद खराब हैं। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रीवा संभाग में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। आपको बता दें, कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हुए हैं उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात कैसे हैं उसकी जानकारी लेंगे। सिंगरौली जिले के अधिकारियों से सीएम जानकारी लेंगे और इसके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान 6 विभागों की भी आज समीक्षा करने जा रहे हैं। तो कल भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग विभागों की समीक्षा की थी और इसके साथ ही बाढ़ के हालातों पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम जिलों के कलेक्टर्स अधिकारियों के साथ बाढ़ पर चर्चा करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, आज एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। किन बिंदुओं पर आज की इस बड़ी बैठक पर चर्चा होगी और मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है, इस अलर्ट में क्या कुछ कहा गया है विवेक? मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर जो है करवट बदल रहा है। 2 दिन की राहत के बाद आज फिर जो है विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम केंद्र की तरफ से जारी की गई है। येलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें रीवा संभाग के जिले शामिल है और उसके अलावा बुंदेलखंड के निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना ये जिले हैं जहां पर आज तेज और भारी बारिश हो सकती है। तो कह सकते हैं कि ये वो जिले हैं जहां पर पिछले सीजन में या हम बात करें कि अभी कुछ दिन पहले जब मानसून शुरू हुआ तो यहाँ के लोग कहते थे कि मानसून रूठा हुआ है हमारे क्षेत्र से, लेकिन अब जो आज चेतावनी जो जारी की गई उसके मुताबिक इन जिलों में तेज और भारी बारिश की संभावना मौसम केंद्र की तरफ से जताई गई है। खासकर रीवा संभाग और बुंदेलखंड के निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा कई जिलों में जो है गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना मौसम केंद्र की तरफ से जताई गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें
तो लगातार बारिश और बाढ़ के हालातों पर वो नज़र बनाए हुए हैं। पिछले दिन हमने देखा कि किस तरह विदिशा में जो बाढ़ के हालात बने वह खुद फील्ड पर उतरकर उन्हें वहाँ पर जो है लोगों को से मुलाकात की, लोगों से को आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। आज फिर सिंगरौली जिले की सुबह 7 बजे से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें सिंगरौली जिला जो है जहां पर बाढ़ के हालात बने, वहां के कलेक्टर, वहां के एसपी, वहां के अन्य जो जमीनी अधिकारी हैं उनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा कर वहां की समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें बाढ़ के हालातों की, तो प्रदेश में जो बाढ़ के हालात विदिशा और राजगढ़ जिले में बने थे, तो विदिशा में अब जो है धीरे धीरे बेतवा का पानी जो है कम हुआ है, लेकिन जो खेतों में और अन्य स्थानों में जो पानी भरा हुआ था वो अभी भी भरा हुआ है और इसी कारण कई स्थान अभी भी जलमग्न जैसे हालात में है। वहीं ग्वालियर चंबल के मुरैना और भिंड में भी बाढ़ के हालात जो है वो काफी विकराल रूप ले चुके हैं। तो प्रदेश सरकार नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रमों की बात करें तो लगातार आज 6 विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें ऊर्जा विभाग, नवकरणीय ऊर्जा विभाग और तमाम जो विभाग है इनकी समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो जिसमें बीच बीच में वो बाढ़ के हालातों पर भी इन जिलों के कलेक्टर, जहां बाढ़ प्रभावित जिले, वहां के कलेक्टर और बिल्कुल विवेक, आप नजर बना के रखिएगा। देखते हैं समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ इस बैठक से निकलता है और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं खरगोन की। खरगोन के बड़वा के पास नर्मदा नदी पर बने मोटक्का पुल के पिलर पर एक बार फिर से दरार की खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। भारी बारिश के चलते पिलर कुछ दिनों से पानी में डूबा हुआ था। नदी में पानी कम होने पर पिलर में दरार नजर आई, जिसकी सूचना के बाद पुल पर अब आवाजाही रोक दी गई है। साथ ही पुल के निरीक्षण के लिए NHAI की 5 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची, जहां करीब 2.5 घंटे तक टीम के सदस्यों ने पुल का निरीक्षण किया, जिसके बाद NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनीष असाठी ने कहा कि पिलर में दरार दिखी है, ऐसे में सावधानी बरतते हुए पुल पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इसको दुरुस्त करने में 2 दिन का समय लग सकता है। बढ़ते आगे रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। रायपुर में बुधवार को सीएम हाउस का घेराव करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर राजधानी पुलिस ने 2 और FIR दर्ज की है। पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदर्शनकारियों ने कबीर चौक स्थित सिविल लाइन स्थित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम के सरकारी बंगले के नेम प्लेट पर कालिख और मिट्टी पोती थी। साथ ही ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के कार्य में बाधा पहुंचाई। इसके अलावा वहां लगे बैनर एवं पोस्टर को फाड़ने का काम भी किया। इस मामले में पुलिस ने विकेश साहू और विवेक जायसवाल समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। इसी तरह सिविल लाइन अभियंता चौक के पास स्थित पुराना सर्किट हाउस में पथराव करने और ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की के आरोप में कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। इसी तरह पुलिस अब तक इस प्रदर्शन के बाद 8 FIR दर्ज कर चुकी है। प्रदर्शन के दौरान जितने भी वीडियो फुटेज सामने आए हैं उसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन जयदी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जयदी, एक बार हम लोग फिर देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। किन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आकांक्षा, देखिए, जिस तरीके से 24 अगस्त को जो एक हल्ला बोल प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम किया गया था भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा, उसके बाद कई जगह उनको बैरिकेडिंग करके रोका गया था, लेकिन उसके बाद भी वो सब जो तोड़ते हुए, सारे बैरिकेड तोड़ते हुए वो सीएम हाउस के करीब पहुंचे थे। उसके बाद जो वहां मौजूद जो ड्यूटी में जो तैनात जो पुलिस कर्मचारी थे उनसे अभद्रता की गई। उसके अलावा उसी के चलते कल की अगर बात करें तो 4 FIR जो हैं वो सिविल लाइन थाने में और 2 FIR जो है कोतवाली में, कुल कल 6 FIR इसमें हुई थी। उसके बाद जो है कल देर रात 2 FIR और दर्ज की गई कि उसमें एक पहली जो FIR है उसमें जिस तरीके से कबीर चौक जो है सिविल लाइन इलाके में, वहां पे जिस तरीके से जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक मोहन मरकाम जो हैं, उनके मकान पे जो उनके नेम प्लेट पे कालिख पोती गई, काफी अभद्रता की गई। वहां जो गार्ड जो तैनात थे उनसे दुर्व्यवहार किया गया, शासकीय कार्य में उसमें बाधा डाली गई। उसके बाद वहां से निकल के एक FIR उसमें की गई है। दूसरी जो FIR है वो अभियंता चौक स्थित जो वहां पे कह सकते हैं पुराना सर्किट हाउस है, वहां पे पथराव किया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो वहां जो कार्यकर्ता थे। जिस तरीके से वहां पे पुलिस ने कुल जो कह सकते हैं कि जो पूरे जो उस दिन धरना प्रदर्शन के दौरान जितने भी पॉइंट थे
बैरिकेडिंग के साथ वहां पे करीब 30 से ज्यादा सीसीटीवी वहां पे लगाए थे। उसके आधार पे पुलिस जो है पूरी जांच कर रही है और इनके खिलाफ जो है अभी तक 8 एफआईआर जो है दर्ज हो चुकी है। और अगर उसमें बात करें तो शासकीय कार्य में बाधा, शासकीय जो अधिकृत वाहन है उनमें तोड़फोड़ और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की जैसी जो गंभीर धाराएं हैं और उसमें जो है मामले दर्ज किए गए हैं। और अभी जिस तरीके से पुलिस के जो आला अधिकारी हैं और जिस तरीके से पुलिस ने विज्ञप्ति जारी करके इस बात को कहा है कि अभी जो है बाकी जो सीसीटीवी लगाए गए थे उनकी जांच की जा रही है और उसमें नामजद जो है जिन जिन की पहचान हो रही है उनके नामजद एफआईआर की जा रही है और बाकी जो है उसमें अज्ञात के खिलाफ इसमें मामले दर्ज किए गए। अभी तक की अगर बात करें तो कुल 8 एफआईआर जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के खिलाफ हो चुकी है और अभी आने वाले दिनों में पुलिस के आलाधिकारी कह रहे हैं आने वाले दिनों में और एफआईआर अभी इस पूरे मामले में हो सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का दौर अभी जारी है। जी शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तहसीन है बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बालाघाट से मिल रही है। बारासियोनी से जिस बच्चे को अगवा किया गया था उसे बरामद कर लिया गया है। भरवेली में नकाबपोश बदमाश बच्चे को छोड़कर भाग निकले हैं। आपको बता दें खेलते समय 2 बाइक सवार युवकों ने बच्चे का अपहरण कर लिया था और अपहरण के 5 घंटे के अंदर ही पुलिस को बच्चा मिल गया है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने इसकी जानकारी दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी हितेंद्र से। हितेंद्र, 5 घंटे में ही पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर किडनैप क्यों किया गया था बच्चों को और बदमाश कब तक गिरफ्तार होंगे? जी देखिए, इसमें जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि फिरौती के लिए जो है अपहरणकर्ताओं के द्वारा बच्चे का अपहरण किया गया था। पुलिस के द्वारा जो दोनों बाइक सवार अपहरणकर्ता है इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ये बालाघाट जिले के ही रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। पूछताछ के बाद में कुछ संभव हो पाएगा कि इन लोगों के द्वारा इनका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों को अपहरण करने का। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में एक बात निकल के सामने आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक योगदान सामने आया है। चूंकि ये वारासियोनी के रहने वाले जो ईश्वरी गौतम है, इनका जो 7 वर्षीय बालक है दक्ष, ये कल घर के सामने अपने बच्चे मतलब मित्रों के साथ में खेल रहा था। हाँ। उस समय 2 बाइक सवार जो 2 लोग आए और उनके द्वारा इस बच्चे को लालच देकर अपहरण करके ले जा लिया गया। और उसके बाद से पुलिस के द्वारा जो है बालाघाट जिले भर में जो है नाकाबंदी की गई। सोशल मीडिया में जो है बच्चे का फोटो वायरल किया गया। उसके बाद में जो अपहरणकर्ता भरवेली के पास में अंधेले में इस बच्चे को छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में एक यूनिस और एक प्रियंका नाम के 2 युवा था। इन लोगों ने उस बच्चे को वहां पे अंधेले में देखा रात में और मोबाइल से बच्चों की फोटो की मूल्यांकन की और बच्चे ने बताया कि वो वारासियोनी में रहता है। उसके बाद में जो है इन दोनों युवाओं के द्वारा पुलिस के पास में इस बच्चे को जाके छोड़ा गया और एक जागरूकता का परिचय दिया गया। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए हितेंद्र। बड़ी खबर इस वक्त आपको रायपुर से बता दें, आज यूनिफाइड कमांड की बैठक होने जा रही है। नक्सल ऑपरेशन गतिविधियों की समीक्षा होगी और आगे की एंटी नक्सल रणनीति पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें न्यूज सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल होंगे। तो आज यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक होने जा रही है। नक्सल ऑपरेशन गतिविधियों की इसमें समीक्षा होगी कि किस तरह से अब एंटी नक्सल रणनीति को और तेज धार देने की जरूरत है, इसको लेकर के भी इसमें बातचीत होगी। और न्यू सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, वही इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इसमें शिरकत करेंगे। ₹240 करोड़ रुपए की बहुप्रतीक्षित चिरमिरी नागपुर हॉल्ट रेल परियोजना अधर में लटकी हुई है। भूमि पूजन के 2 साल बाद भी परियोजना शुरू नहीं हो पाई। बता दें कि परियोजना के लिए घंटानाद सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसको अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी विजय पटेल मनेन्द्रगढ़ के गांधी चौक में रोजाना शाम 5 बजे 5 मिनट तक घंटानाद करते हैं। बता दें कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को 50-50% राशि आवंटन करना था। साल 2018 में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोरबा से ऑनलाइन भूमि पूजन भी किया। केंद्र सरकार ने 50% की राशि भी जारी कर दी, मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने आज तक अपने हिस्से की 50% राशि जारी नहीं की। वो दिन कब आएगा जब मुख्यमंत्री जी घोषित करेंगे कि मैंने फंड रिलीज किया और इसी सप्ताह से काम प्रारंभ भी हो जाएगा, उसकी प्रतीक्षा के लिए संघर्ष चल रहा है। चैम्बर के द्वारा जो है लगातार
इस जो रेल परियोजना है इसको लेकर के सीएम साहब के सामने बात रखी गई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसको हम पूर्ण करेंगे। रेलवे लाइन नहीं है, इस विधानसभा के लिए लाइफ लाइन है और ये हर हाल में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को या केंद्रीय सरकार को इसको जैसे भी हो पूरी करनी चाहिए। और जो ये घंटानाद का सत्याग्रह चल रहा है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए चल रहा है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, मेरी सहयोगी अमृता शर्मा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।